बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन एंड फोर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पास्ट एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहे हैं, उन एमसीक्यूज को भी डिटेल डिस्कस करेंगे। सो डोंट स्किप दिस लेक्चर विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। Okay, first of all, average acceleration of a body during time interval t is given by the slope of। ये एक MCQ है। इसमें पूछा हुआ है कि अगर हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो आम तौर पे जब हम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से फाइंड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। इस लाइन पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं A to B, और इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो है हम स्लोप हमेशा होता है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो वाई एक्सिस है उसके मुताबिक जो है ये बनता है चेंज इन वेलोसिटी, और अगर हम एक्स एक्सिस देखें तो ये बनता है टाइम टेकन। So this is equal to acceleration. So we can say that the slope is equal to acceleration. So the answer will be velocity time graph. At a particular instant, the acceleration of a body is called। किसी भी instant पर जो acceleration होगा, ये अपने नाम से ही clear है, उसको हम क्या कहते हैं? That acceleration is known as instantaneous acceleration। Instant का मतलब होता है कि जब हम दो points इतने close लें कि वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब हों, और उस टाइम जो एक्सेलरेशन हो उस टाइम हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। बट हम यहाँ पर एक लिमिट यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर कि जो चेंज इन टाइम है ये इतना स्मॉल है इस दौरान कि बॉडी को ज़ीरो टाइम लग रहा है फ्रॉम A to B। सो व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस। Newton's first law of motion was published in the year, this is an MCQ that was published in 1687. The magnitude of the displacement from initial position to final position is। जब भी हम initial से final, let's suppose ये हमारे पास एक initial position है और B जो है हमारे पास final position है, तो अगर हम इन दोनों से इनके दरमियान में जो है displacement निकालें कि बॉडी ने कितना मूव किया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। Okay, जी नेक्स्ट एमसीक्यू इज एरिया अंडर द ग्राफ इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस। तो अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया जाए तो उसके अंदर जो शेप बन रही होती है, अगर हम उस शेप का एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो चीज़ इक्वल होती है डिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अगर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो इनमें से एक वेलोसिटी होगी, दूसरा टाइम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। सो वी कैन से दैट द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज डिस्टेंस कवर्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज। जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, उसमें हम दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की वेलोसिटीज को, और उससे टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं। तो चाहे ये v1 माइनस v2 हो या v2 माइनस v1 हो, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड इट इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो दिस विल बी इक्वल टू द दिस एक्सप्रेशन। When no kinetic energy is lost, then the collision is said to be। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं होती तो उस टाइम हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलियन है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास इलास्टिक कोलियन होती है, एक परफेक्ट इलास्टिक कोलियन, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल मोशन को दोबारा से गेन कर लेती है इवन आफ्टर द कोलियन। ओके, सो दैट्स वाई this collision is known as perfectly elastic collision. Okay, next, a 2 kg ball moving with the velocity of this, we can write it as m1 is equal to 2 kg. Okay, m2 given है 4 kg, m1 initial velocity दी हुई है फर्स्ट बॉल की 5 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड बॉल की है रेस्ट में 0 आ जाएगी।
तो हमने फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले हम v1 डैश फाइंड कर लेते हैं। इसका फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ओके, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे बनेगा 2 माइनस 4 2 प्लस 4 इंटू 5 और ये सारा v2 जीरो हो जाएगा। So this will be equal to minus 1.66 meter per second. Similarly, we can find v2 as this formula, final velocities वाला ही 2m1 over m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2. So again v2 0 है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 2 2 5 over 2 plus 4. This will be equal to 20 over 6 and this will be equal to 3.33 meter per second. So this will be the answer. Okay, next force due to water flow is represented as, जब भी water strike करता है wall को, normally strike करता है और बाद में for a short time it comes to rest, so we can say that the velocity changes from v to 0. पहले उसकी कुछ velocity होती है और बाद में जब वो रेस्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 0 माइनस वी फाइनल माइनस इनिशियल एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी। सो सिमिलरली वी कैन राइट एज a will be equal to change in velocity over time, it will be equal to minus v over t, f is equal to ma, so it will be equal to m into minus v over t or minus mv over t. नेक्स्ट इज अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स फ्यूल ऑन द अमाउंट ऑफ, एक टिपिकल रॉकेट जो है ये कितने अमाउंट पे फ्यूल कंज्यूम कर रहा होता है 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के रेट पे, और इसमें जो स्पीड होती है वो गैसेस एक्सपेल हो रही होती हैं 4,000 मीटर पर सेकंड, और इसमें 80% से ज़्यादा जो मैस है वो क्या होता है, रॉकेट का फ्यूल होता है। 100 ग्राम बॉल, golf ball moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली सेम केस, इस केस में m1 हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको हम kg में चेंज करें तो ये बन जाएगा 0.1 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 20 मीटर पर सेकंड, m2 is 8 kg and second ball is at rest, v2 is 0. So we will find the final velocities of first and second ball. So we will write as m1 v1 dash is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus 2m2 over m1 plus m2 into v2। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की जगह क्या आएगा, m1 की जगह आएगा 0.1 माइनस 8 ओवर 0.1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 20 और v2 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 19.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल फाइंड करना चाहते हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 over m1 plus m2 into v2. So we can write here v2 is already 0, so it will be equal to 2 into 0.1 into 20 and 0.1 plus 8, so it becomes 0.5. So this will be the answer. First option will be the answer. Okay, product of mass and velocity is known as, we already know that the product of mass and velocity is called momentum. Momentum is denoted by P and it is equal to the product of mass and velocity. At the surface of earth where air is friction is negligible, object falls with, जहाँ पर air friction negligible हो, object जो है वो किस तरह fall होगा, तो जब भी air friction negligible होती है तो फिर object जब fall करता है तो उसका जो acceleration होता है वो same होता है। ठीक है, यानी उसमें जो change in velocity आ रहा होता है वो same होता है and that is equal to the value of g. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर हम फार्मूला देखें, दिस इज फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो दैट इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर जी।
F is equal to ma, this equation is referred to as F is equal to ma. We already know this equation is referred to as second law of motion, कि जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ, फोर्स के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ. सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. When body is in motion, its dash always changes, so its position vector always changes. इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा क्या होता है, बॉडी का मोशन में चेंज होता है. ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है ये हमेशा मैयर होता है फ्रॉम ओरिजिन. तो जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही होगी तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी चेंज हो रहा होगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हर सूरत चेंज होगा मोशन के दौरान, और हो सकता है डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो रही हो अगर बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है. सो पोजीशन वेक्टर मस्ट है कि ये तो हर सूरत ही चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड. अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कौन सी चीज चेंज हो रही होती है, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन चेंजेस. डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस बन रहा है ओरिजिन से वो चेंज हो रहा होगा. Man in a car is moving with a velocity of 36 km per hour. His velocity या speed with respect to car is. देखिए मैन की velocity भी वही है क्योंकि वो कार के अंदर है. ठीक है, और कार की velocity भी क्या है, 36. Both have same velocities. So हम कहेंगे कि दोनों की जो velocities हैं एक दूसरे के लिहाज से वो जीरो है. Both have zero velocity with respect to each other. So the velocity of man with respect to car is 0. When velocity time graph is a straight line parallel to time axis, then जब velocity time graph straight line हो parallel to time axis, तो इसका मतलब ये होगा जो y axis की वैल्यू है उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं उस केस में क्या होगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. जब भी हम एरिया लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे, ये हम पहले भी अभी कर चुके हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्लोप. जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप लेते हैं तो वो इक्वल होता है एक्सेलरेशन के. ठीक है, तो चेंज इन y axis over change in x axis, this will be instantaneous and average velocities become equal when the body. instantaneous और average ये दोनों उस वक्त इक्वल हो जाते हैं जब बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाता है, जीरो. क्योंकि उस केस में दोनों ही यूनिफॉर्म हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, तो एवरेज भी वही आता है, और जो है इस केस में जो इंस्टेंटेनियस है वो भी वही आता है. सो बोथ हैव यूनिफॉर्म, both are constant equal to uniform velocity. Which law of motion is called law of inertia? इसमें से कौन सा जो है वो law of inertia कहलाता है? So Newton's first law of motion is known as law of inertia because it deals with the inertial property of matter which is mass. Inertia of the object is quantitative measure of its. Inertia जो है ये mass के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इजी होते हैं उनको मूव करवाना भी और स्टॉप करना भी. अगर मूव करें तो स्टॉप करना इजी है, और अगर स्टॉप है तो जो है मूव करवाना इजी है. जबकि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू मूव और स्टॉप, तो उनको मूव करवाना भी डिफिकल्ट है और स्टॉप करवाना भी डिफिकल्ट है. न्यूटन्स लॉज डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स के लिए न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करता? फॉर दोज मूव विद वेलोसिटीज, जो बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हो, तो वहां पे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. उस केस में हम कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ. अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो उसकी एक कंडीशन है कि फर्स्ट लॉ तब तक ओबे होता रहेगा until no net force acts on it. तो फर्स्ट लॉ जो है ये हमें नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट देता है कि नेट फोर्स क्या चीज है, क्योंकि इसके लगने तक जो है
वो फर्स्ट लॉ जो है वो ओबे होता रहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ, सेकेंड लॉ जो है नेट फोर्स की वजह से इफेक्ट विच इज एक्सेलरेशन, उसके बारे में बताता है। और ये एक्सेलरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उसके हवाले से बताता है कि एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक नेट फोर्स और दूसरा मास, और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस हवाले से एक्सप्लेन करता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें पेयर ऑफ फोर्सेस के हवाले से एक्सप्लेन करता है कि नेचर के अंदर दो फोर्सेस हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से एक फोर्स जो है वो एक्शन है और दूसरी फोर्स जो है वो हमेशा क्या है, रिएक्शन है। और ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, we already know that the formula of momentum is equal to the product of mass and velocity, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स की अगर हम डायमेंशन देखें तो ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, एम का यूनिट होता है किलोग्राम और ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So we can say that the dimension of force is same as किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को हम L से शो करते हैं, मीटर को L से और सेकेंड को T से। सो ये बन जाएगा MLT-2। When a body moves in a straight line, then its displacement coincides with, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा और डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान चेंज भी वही होगा। Which one of the following pair has same डायरेक्शन ऑलवेज, तो इनमें से फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इसमें ए और एफ वेक्टर हैं और सिर्फ बाकी क्वांटिटी स्केलर हैं, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम होगी एज पर दिस फार्मूला। मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन, हेंस डिक्रीजिंग द, क्या चीज डिक्रीज कर रहा होता है, टाइम ऑफ कोलिजन अगर इंक्रीज हो रहा हो तो डिक्रीज द फोर्स इफेक्टिंग, क्योंकि जब हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो उस केस के अंदर जो इम्पल्स है विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, जब हम इनमें से एक चीज को बढ़ा देते हैं तो दूसरी चीज जो है वो कम हो जाती है। इम्पल्स इज द इम्पैक्ट, तो जब इम्पैक्ट का जो इफेक्ट है वो टाइम और फोर्स दोनों पर होता है, तो अगर हम इनमें से एक चीज बढ़ा दें, टाइम को बढ़ा दें, तो जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ द बॉडीज आर सॉलिड एंड हार्ड। इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि बॉडीज को सॉलिड और हार्ड होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है बॉडी एक, अगर इलास्टिक कोलिजन के केस में बॉडी जाके किसी भी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो वो उतनी ही हाइट पर जो है वो वापस आ जाती है। ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप बाय डूइंग सो, जब एथलीट जो है वो रन करता है तो व्हेन ही इज रनिंग विद वेरी हाई स्पीड देन एक्चुअली ही गेन द वेलोसिटी, और वेलोसिटी गेन करने का मतलब है ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी द मोमेंटम इज इंक्रीज, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी गेन करने के साथ साथ हम कहेंगे कि वो अपने मोमेंटम को बढ़ा रहा होगा। Okay, the next is when a car takes a turn around a curved road, the passengers feel a force acting on them in a direction away from the center of curve. It is due to, कि जब एक कार जो है वो कर्व लेती है तो जो कार है वो पैसेंजर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं इन द स्ट्रेट लाइन। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी जो है अगर वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है, इवन कि जब हम अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करते हैं तो वो वेरी शॉर्ट टाइम में अपनी डायरेक्शन में चेंज जो है वो नहीं लाती। ओके जी, यहाँ से देखते हैं एक बॉडी जो है वो ग्रेविटी के अंडर जो है वो फॉल कर रही है, आप बताएं कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। ठीक है, वी आई जो है वो 0 है और जो जी की वैल्यू है वो 10 है, 9.8 है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एच इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 फर्स्ट सेकेंड के लिए, तो ये बन जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 4.9। ठीक है, और सेकेंड के लिए अगर हम इसे काउंट करें तो 0 प्लस 1/2 और वैसे ही 9.8 आ जाएगा,
लेकिन इस वक्त जो टाइम है वो 2 हो जाएगा। तो अगर हम इस केस में सॉल्व करें तो ये बनेगा 19.6। सो इन दोनों डिस्टेंसेस को, जो 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस है और जो 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो h will be equal to h2 minus h1 and this is equal to 19.6 minus 4.9 and this is equal to 14.6 which is approximately 14. So this will be the answer. What is the shape of velocity time graph for constant acceleration? Constant acceleration का मतलब है कि बॉडी के अंदर इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में फॉर इक्वल टाइम, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में। तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज इन इंक्लाइंड फॉर्म विद द टाइम एक्सिस, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। When collision between the bodies is inelastic in nature, then for the system, तो इस केस में क्या होगा, देखें जब भी इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो, तो अगर हम वैसे बात करें हर सिस्टम जो है उसके लिए जो टोटल मोमेंटम है और टोटल एनर्जी का जो चेंज है वो सेम रहता है। टोटल मोमेंटम एंड टोटल चेंज इन एनर्जी दैट ऑलवेज रिमेन सेम, नो मैटर चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक और इनइलास्टिक का जो ताल्लुक है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ है। इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जब इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी तो चेंज करेगी लेकिन जो मोमेंटम है वो स्टिल भी क्या रहेगा, इट विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट इज विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट। इनमें से कौन सा जो है, वी ऑलरेडी नो दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय दिस फार्मूला 2vi sin theta over g and height is given by this formula vi square sin square theta over 2g. Okay, so we can write here as first relation को देखते हैं, h is equal to g by 8 into t square. Now we take the right hand side एंड राइट हैंड साइड के मुताबिक अगर हम देखें तो हम यहाँ पर पुट करते हैं g by 8 इंटू टी की जगह 2vi sin थीटा ओवर g। तो जब हम इनको स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा g by 8 मल्टीप्लाई 4vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर। 4 will be cancelled out with 8, it becomes 2 और ये बन जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ओके, तो इस तरह से ये अगर हम वैल्यू देखें तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू h विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आंसर होगा h इज इक्वल टू gt स्क्वायर ओवर 8। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाई बैलिस्टिक मिसाइल फेल्स इन सम सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रिसीजन, कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फेल क्यों हो जाता है। तो उसकी रीजन ये है कि जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को थ्रो करते हैं तो अपने टारगेट से सम टाइम डेविएट हो जाता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इन द पाथ। जब रास्ते में एयर की रेजिस्टेंस इसकी मोशन को अपोज करती है तो ये उतनी वेलोसिटी भी नहीं गेन कर पाता और सम टाइम जो है ये इसका एंगल भी कुछ हद तक जो है वो चेंज हो जाता है। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट इट डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल टारगेट। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, सो रॉकेट की अगर हम एग्जांपल लें तो रॉकेट के केस में जो है जब वो गैसेस को एक्सपेल करता है तो वो जो रॉकेट गैसेस पर फोर्स लगा के उनको एक्सपेल करता है उस फोर्स को हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज एक्शन। जबकि गैसेस की तरफ से रिस्पॉन्स में जो रॉकेट को पुश मिलता है और वो ऊपर की तरफ जाता है उस फोर्स को हम कह सकते हैं रिएक्शन। सो इस केस में अगर हम देखें तो दिस रिलेट्स विद न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ रिलेटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी पहले जो है मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए पहले जो है गैसेस एक्सपेल करती हैं और उस इफेक्ट को इक्वल करने के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम को जीरो रखने के लिए रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें गैस फिल्ड बैलून आ जाएगा। बैलून जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को ओबे नहीं कर रहा होता बल्कि बैलून जो है वो लीनियर मूव करता है जब हम उसमें से एयर को रिलीज करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें 2 डायमेंशनल मोशन होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। तो इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं।
जैसे अगर मैं यहाँ से एक बॉल को थ्रो करूं और वो इस डायरेक्शन में मूव करे तो दैट मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल. इस क्वेश्चन में जो कंडीशन बताई हुई है वो ये है कि रेंज और हाइट जो है ये इक्वल है. रेंज का फार्मूला हम जानते हैं वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, जबकि हाइट का फार्मूला हमें पता है ये होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. सो वी कैन राइट हेयर एज, अगर हम देखें वी आई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, g विल बी कैंसल्ड आउट विद g. साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2. सो यहाँ पे स्क्वायर जो है ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू tan थीटा and 2 multiply 2 is equal to 4. So theta will be equal to tan inverse 4. So this will be the answer. So second option will be the answer. The thrust on the rocket in the absence of gravitational force of attraction is constant. Thrust जो है जब gravitational force of attraction नहीं मिल रही होगी तो फिर हम कहेंगे जो एक रॉकेट है उसको constant force मिल रही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर जो वेलोसिटी है वो हमेशा अपोज हो रही होगी और उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है. लेकिन इस केस में जो अपवर्ड फोर्स होगी वो फिर कांस्टेंट होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होगी. When two bodies move towards each other with speeds, the distance between them decreases at the rate of this. If they move in the same direction, देखें towards each other, जब दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो हम उन वेलोसिटीज को ऐड करते हैं, और जब दो बॉडीज एक दूसरे से अवे मूव कर रही हो तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये दो कंडीशंस दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि बताएं इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी. हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. जब ऐड करेंगे तो v2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 10 और v1 इक्वल हो जाएगा 10/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5. सो v1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 आ जाएगी, और अगर हम v2 फाइंड करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 5 प्लस v2 इज इक्वल टू 6. So V2 will be equal to 6 minus 5 and this is equal to 1 meter per second. So this will be the answer. Okay, the next is distance covered by a freely falling body in 2 seconds will be. Same formula, distance height के लिए freely falling के केस में second equation of motion h is equal to vit plus half gt square and 2 seconds initial velocity is 0 और time जो है ये given है 2 second. यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर जो है ये 2 से कैंसिल होगा और 9.8 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाएगा 19.6 मीटर. सो दिस विल बी द आंसर. द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज, ये सेम कंडीशन ही पूछी हुई है, vit प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, और टाइम t के लिए पूछा हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इस केस में 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर या हाफ at स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा at स्क्वायर बाय 2. ठीक है, अगर हम सिंपल जनरल एक्सेलरेशन लें तो a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग का नहीं कहा हुआ, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ at. फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम एक रॉकेट की एग्जाम्पल लें तो जो उसकी जो फ्लाइट है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रॉकेट गैसेस पर जो फोर्स लगाता है दैट इज नोन एज एक्शन, और गैसेस जो है जो रॉकेट पर फोर्स लगाती हैं उसको हम क्या कहते हैं रिएक्शन. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को ओबे करें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो दोनों वेलोसिटीज के दरमियान में उनके मोशन में जो चेंज आता है उस हिसाब से जो कर्व बनती है दैट कर्व इज नोन एज पैराबोला. सो दिस विल बी द आंसर. थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आई होगी. यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिलेगा. और अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आप इस सीरीज़ के जो फर्दर अपडेट्स हैं लेक्चर के उस हवाले से जो है वो आपको मिलती रहे. थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर important MCQ series in the next lecture.